डीसीयू में अभी चल क्या रहा है और आगे होने क्या वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि सुपरमैन मूवी की तरह ये पूरा यूनिवर्स ही ब्राइट टोन कैरी करेगी तो तुम गलत क्यों हो। और क्या ये बैटमैन डीसीयू में आ सकता है? अगर हाँ तो कैसे? ज्यादा मत सोचो, आज बात करेंगे आने वाले 5 मूवीज की टोन कैसे होगी, कॉमिक्स में क्या हुआ था, कुछ फैन थ्योरीज और बस लेट्स डिस्कस। देखो, सुपरगर्ल मूवी अगले साल ही आएगी, पर इसका कैरेक्टर ना सुपरमैन से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि जैसा हमने देखा डीसीयू में सुपरमैन कॉमिक्स के क्लासिक सुपरमैन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। वो रिप्रेजेंट करता है होप को, कंपैशन को, वो काइंड है, ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट करता है, और यही डिफरेंस है सुपरमैन और सुपरगर्ल में। सुपरगर्ल या कारा ज़ोर-एल का माइंडसेट ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक्चुअली टीनेज ट्रॉमा। वो क्लार्क की तरह अर्थ में स्वीट से एनवायरनमेंट में अच्छी शिक्षाओं के साथ ह्यूमन वे में पाली पोसी नहीं गई थी। वो क्लार्क की कजिन है जो पली बड़ी थी क्रिप्टॉन में, और प्लैनेट डिस्ट्रक्शन के टाइम वो बस एक टीनेजर थी। उस टाइम पिद्दी काल-एल तो अर्थ पे भेजा जा चुका था, पर कारा अपने शहर जिसका नाम था आर्गो वही थी, क्योंकि उसके बाप ज़ोर-एल ने फोर्स फील्ड से पूरे शहर को बाकी के क्रिप्टॉन से आइसोलेट करके एक एस्टेरॉयड के फॉर्म में कंटेन करने की कोशिश की, और कुछ टाइम तक किया भी, पर रेडिएशन की वजह से लोग मरते ही जा रहे थे, और कारा ने ये सब कुछ फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस किया, प्लैनेट का डिस्ट्रॉय होने से लेके अपने करीबियों को मरते हुए देखने तक, और लास्ट में उसे भी भेज दिया गया अर्थ की तरफ कि वहां तुम्हारा एक छोटू सा भाई है, उसकी देखभाल करो जाके, बेस्ट ऑफ लक। पर बीच में टाइम डायलेशन का चक्कर हो जाता है, तो जब तक वो अर्थ में आती है देखते हैं काल-एल तो उससे भी बड़ा हो चुका है और सुपरमैन बनके हीरोगिरी कर रहा है। तो सब कुछ खोने के बाद इनिशियली ये खुद को बहुत लॉस्ट फील करती है, डिप्रेशन में रहती है, इसीलिए भंड भी रहती है। पर अर्थ में नशा नहीं चढ़ता क्योंकि यहाँ पीला सूरज है, तो वो ऐसे प्लेनेट में जाके पीती है जहाँ लाल सूरज होता है। तो इसकी मूवी आई थिंक सुपरमैन मूवी जहाँ एंड हुई थी वहीं से स्टार्ट होगी, और हम कारा की आगे की जर्नी देखेंगे, और शायद इसकी बैक स्टोरी भी, जिसके चलते हम क्रिप्टॉन को भी बहुत अच्छे से जानेंगे। और ये मूवी ग्राउंडेड तो बिल्कुल नहीं होगी, एक साई-फाई स्पेस एडवेंचर टाइप की हो सकती है, जहां प्लॉट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खुद के ट्रॉमा से डील करना और मोरालिटी को समझना भी हो सकता है। आई थिंक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसे ट्रेजिक और एंटरटेनिंग एक साथ हो सकती है अगर चाहे तो। अगली मूवी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। गॉड्स एंड मॉन्स्टर चैप्टर में पहले 2 मूवीज 2 गॉड्स के हो गए, अब ये है पहली मॉन्स्टर वाली मूवी क्लेफेस। ये मूवी आई थिंक आर रेटेड होगी क्योंकि इसकी स्टोरी एक्चुअली साइकोलॉजिकल है, हॉरर है, ट्रेजिक और ब्रूटल भी है। क्लेफेस बेसिकली एक शेप शिफ्टर है जो किसी का भी रूप ले सकता है, और डिफॉल्ट सेटिंग इसका ये क्ले वाला है। इवन अपनी बॉडी से कुछ भी वेपन फॉर्म कर सकता है, कुछ सैंडमैन की तरह। एक क्लेफेस को हम क्रीचर कमांडोज में भी देख चुके हैं, जो मरा था या जिंदा है पता नहीं, और मूवी वाला क्लेफेस वही होगा या फिर दूसरा कोई, ये भी देखा जाएगा, क्योंकि डीसी में बहुत सारे क्लेफेसेस है, जिनमें आई गेस सबसे पॉपुलर है बेसिल कार्लो, और शायद ये मूवी इसी पे होगी। ये मूवी बहुत डार्क हो सकती है, अगर कॉमिक्स फॉलो करे तो मजा ही आ जाएगा। ये एक फेल्ड एक्टर है जो डायरेक्टर की नहीं अपनी मन की करना चाहता है। उसे लगता है वो सबसे अच्छा किसी भी कैरेक्टर को प्ले कर सकता है, जो कि सही लगता है। वो किसी का भी रूप लेके उनको मिमिक करके उनकी जगह ले सकता है, हम जानते हैं, बट क्योंकि वो इतना ज्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग करता है इसीलिए उसे काम नहीं मिलता, बिकॉज मूवी इज फिक्शन। थोड़ा तो एक्सैजरेट करना पड़ेगा, पर वो नहीं करना चाहता। पर्सनल लाइफ भी इसकी फक्ड अप है, ये थोड़ा वैलिडेशन, प्यार या दोस्त चाहता है जो इसे मिलता नहीं है, इसीलिए रहता है डिप्रेशन में, और जिससे भी इसे प्रॉब्लम होती है वो उसे मार के उसकी जगह ले लेता है। और ये मूवी ना आई गेस सुपरमैन या सुपरगर्ल की तरह लार्ज स्केल की नहीं होगी, ये थोड़ी ग्राउंडेड होगी। सो इसी मूवी के लास्ट में शायद पहली बार बैटमैन को टीज किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद ही आएगी ब्रेव एंड द बोल्ड। नहीं, एक्चुअली इससे पहले द अथॉरिटी आनी थी, जो अभी थोड़ी झूल चुकी है, तो इसे जल्दी निपटा के फिर बैटमैन पे आते हैं। अथॉरिटी एक सुपर हीरोज की ही टीम है जिनकी मॉरल बाउंड्रीज नहीं है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं, कुछ द बॉयज की तरह मान लो। इस टीम में बहुत
इंटरेस्टिंग लोग हैं। पहला अपोलो, जो कि सस्ता सुपरमैन है पर एलियन नहीं है, लैब में जन्मा है। इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं तो इसका बहुत ट्रॉमा भी है। दूसरा मेंबर है मिडनाइटर, जो कि सस्ता बैटमैन है और इसके बैटमैन जैसे ही सेम टाइप के स्किल्स है। मजे की बात है ये दोनों सस्ते सुपरमैन और बैटमैन, अपोलो और मिडनाइटर, एक दूसरे के पति है। अब द इंजीनियर, जिसे हम सुपरमैन की मूवी में देख चुके हैं। इसके बाद है द डॉक्टर, जिसके पावर्स डॉक्टर स्ट्रेंज और कॉन्स्टेंटीन के मिलावट जैसे हैं इन शॉर्ट। फिर जेनी स्पार्क्स, जिसके पास इलेक्ट्रिक पावर्स है, एंड जैक हॉक्समोर, जिसे गॉड ऑफ सिटीज भी कहा जाता है बिकॉज ये पूरे के पूरे सिटीज को ही कंट्रोल कर सकता है और कुछ भी करवा सकता है। ये लोग सिस्टम के हिसाब से नहीं चलते, खुद अपना सिस्टम बनाने में विश्वास रखते हैं और अगर ये मूवी बनी तो शायद एक पॉलिटिकल थ्रिलर कुछ बना सकते हैं। अब आएगा बैटमैन रॉबिन के साथ। डीसीयू के बैट फैमिली को पहली बार ब्रेव एंड द बोल्ड में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो हमने लाइव एक्शन में अब तक नहीं देखा है। और पहली बात तो डीसीयू में बैटमैन ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड और एस्टैब्लिश्ड है, बस हमें अब तक दिखाया नहीं गया। पर क्रिएचर कमांडोज से हमें पता चला कि यहाँ बैटमैन एटलीस्ट 15 साल से एक्टिव है। तो अगर ब्रूस 25 की एज में बैटमैन बना है तो अभी उसकी एज 40 के आसपास होगी, ठीक है। अब दूसरी तरफ पैटिंसन का बैटमैन अपनी 2022 की मूवी में अराउंड 30 साल का था। अब मजे की बात पता है, द बैटमैन पार्ट 2 आने के चांसेस है 2027 में और ब्रेव एंड द बोल्ड भी 2027 या 28 में आएगी, क्योंकि एक ही साल में दो अलग बैटमैन की मूवीज ना लाना ही बेहतर होगा। अब यही कुछ फैंस को लगने लगा ये दो मूवीज एक ही मूवी है, द बैटमैन पार्ट 2 ही ब्रेव एंड द बोल्ड है, जिससे पैटिंसन डीसीयू में आ जाएगा। पर क्या ये हो सकता है? अच्छे से समझना, ठीक है। पहले देखते हैं द बैटमैन कौन से साल में टेक प्लेस करता है। इसका जवाब हमें द बैटमैन मूवी में नहीं मिलेगा, वहां साल नहीं बताया था। पर पेंगुइन सीरीज जो बैटमैन के इवेंट्स के एक हफ्ते बाद ही स्टार्ट होता है, उसमें पेंगुइन एल्बर्टो फैल्कोन को मार देता है और जब हमें उसका टॉम स्टोन दिखाया जाता है वहां लिखा था नवंबर 13, 2022। इस हिसाब से पैटिंसन की एज 2022 में 30 साल है। अब अगर सुपरमैन मूवी 2025 में सेट है तो बैटमैन तब 40 का तो नहीं होगा, पर डीसीयू का बैटमैन 40 का ही है, जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट किया और वैसे भी होना ही है, क्योंकि तभी उसका बेटा डेमियन आएगा और उसके साथ मूवी बनेगी। तो अगर फिर भी पैटिंसन के साथ मेल मिलाप करवाना है तो इनको ये दिखाना होगा कि सुपरमैन के इवेंट्स 2032 में सेट है, या फिर ये दिखाना होगा कि ये दो अलग अलग यूनिवर्स है जो ऑलरेडी ये लोग दिखा रहे हैं। और मैं इसका ही पक्षपाती हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एल्सवर्ल्ड अलग चलता रहे और डीसीयू में एक नया और अपग्रेडेड लेवल का बैटमैन लाया जाए। और सिर्फ यही नहीं, अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर ये लोग एल्सवर्ल्ड्स की मूवी सीरीज करते रहे और 10-15 साल बाद जाके क्राइसिस ऑफ इनफाइनाइट अर्थ्स का एक लाइव एक्शन एडेप्टेशन हो, जहां ये सारे अलग अलग यूनिवर्स के लोग एक साथ आ सकते हैं। तब अलग ही मजा आएगा। ये बस मेरी इच्छा है, ये लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ब्रेव एंड द बोल्ड में बैटमैन के साथ उसका रॉबिन भी होगा, डेमियन वेन जो उसका ही बेटा है, पर ब्रूस को इसके एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता नहीं था। डेमियन बड़ा हुआ अपनी माँ और लीग ऑफ असासिन्स के पास। बचपन से उसे एक परफेक्ट वॉरियर और असासिन बनने के लिए ट्रेन किया गया था, तो इसके अंदर कोई सिंपैथी नहीं थी। सो ये मूवी बहुत ज्यादा फोकस करेगी ब्रूस और डेमियन के रिलेशन पे और कैसे वो इस बिगड़े हुए बच्चे को सुधारेगा। और विलन जो भी होगा देखा जाएगा, अगली मूवी तो अलग ही लेवल की है। अब ये है दूसरे मॉन्स्टर की मूवी स्वैम्प थिंग, और ये सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, ये एक बीइंग है जिसका कनेक्शन है एक मिस्टिकल फोर्स से जिसका नाम है द ग्रीन, जो कि पूरे प्लेनेट के प्लांट लाइफ का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। एक्चुअली ये सिलसिला शुरू होता है एक साइंटिस्ट एलेक हॉलैंड से, जो था एक बोटानिस्ट जो अपने लैब में एक बायो रिस्टोरेटिव फार्मूला में काम कर रहा था। तभी एक एक्सप्लोजन होता है और केमिकल्स में कवर होके वो पास के दलदल या स्वैम्प में गिर जाता है और मर भी जाता है। लेकिन स्वैम्प में जो प्लांट लाइफ थी वो केमिकल्स और हॉलैंड की कॉन्शियसनेस के साथ
इन्फ्यूज होके रिफॉर्म हो जाती है एक सेंटिएंट प्लांट बेस्ड क्रिएचर में। अब क्योंकि कॉन्शियसनेस हॉलैंड की थी तो इसे लगता था कि ये खुद भी हॉलैंड ही है, पर ये एक पूरा नया एंटिटी था, द स्वैम्प थिंग। दैट्स ए पुनर्जन्म। ये रिप्रेजेंट करता है पूरे पौधे समाज को। तो ये किसी भी प्लांट को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी प्लांट के अंदर आ सकता है और प्लांट लाइफ के लिए ही लड़ता है और इमॉर्टल भी है जब तक पेड़ पौधे रहेंगे तब तक। आई गेस इसी मूवी के साथ ये लोग मिस्टिकल कैरेक्टर्स के लिए ग्राउंड वर्क रेडी करेंगे। सो डीसीयू एक्चुअली है क्या? आखिरी पॉइंट। सो चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर के प्लान्स को देख के, हालांकि मैंने सिर्फ मूवीज की बात की, ऊपर से सीरीज भी है लाइक पीसमेकर, लैंटर्न्स, पैराडाइज लॉस्ट, एक बात तो क्लियर है कि डीसीयू की यूनिकनेस या स्ट्रेंथ होगी टोनल वर्सटैलिटी। जेम्स गन डीसीयू को एक सिंगल टोन वाली फ्रेंचाइजी नहीं बनाना चाहता। ये एक यूनिवर्स है जहां एक होपफुल कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन के साथ साथ एक आर रेटेड बॉडी हॉरर क्ले फेस की मूवी भी हो सकती है, एक स्पेस फैंटेसी एपिक सुपरगर्ल की मूवी के साथ साथ स्वैम्प थिंग का एक कॉस्मिक हॉरर स्टोरी भी हो सकती है। और ये चीज बिल्कुल भी ऑड फील नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी बोल चुके हैं यहाँ 300 सालों से मेटा ह्यूमंस एक्टिव है, इसीलिए यहाँ नॉर्मल लोग भी अंड भंड लेवल की चीजों से ज्यादा डरते या शॉक्ड नहीं होते। मजे की बात है कि ये सिर्फ शुरुआत है। ये सारी चीजें अगले 2, 3 या 4 साल में हम देख चुके होंगे और इनका प्लान है 10 साल के कंटिन्यूएशन का। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तुम सब्सक्राइब करते हो कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है, करोगे?